पकड़ो इसे, हामिद बेटा इसकी टांगे दबोच। सरिया बेगम तुम इसका नाक बंद करो, इसका मुंह खुद ब खुद खुल जाएगा। आज तो मैं देखता हूं ये कैसे नहीं पीता। मिर्जा साहब की गरजदार आवाज डाइनिंग रूम में गूंजी, जहां का मंजर इस वक्त किसी मैदान जंग या फिर पागल खाने के इमरजेंसी वार्ड से कम नहीं था। घर का बड़ा बेटा फराज, जो कल तक एक महजब एमबीए ग्रेजुएट था, इस वक्त फर्श पर उल्टा लेटा हाथ पांव मार रहा था और इसके ऊपर इसका छोटा भाई हामिद चढ़ा हुआ था, जबकि मिर्जा साहब ने इसके दोनों पांव पीछे की तरफ मरोड़ रखे थे। सरिया बेगम एक हाथ में स्टील का बड़ा चम्मच थामे खड़ी थी, जिसमें जर्द रंग की गर्मा गर्म देसी मुर्ग की यखनी, जिसके ऊपर घी की एक मोटी तह तैर रही थी। फराज ऐसे चीख रहा था जैसे इसे ग्वांतानामो बे के अकूबत खाने में उल्टा लटकाया जा रहा हो। नहीं, ये जुल्म है, ये कत्ल है। खुदा के लिए मेरे मुंह में ये मुर्दा जानवर मत डालो। मैं इस बेगुनाह मुर्गी का खून अपने मुंह को नहीं लगाऊंगा। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सरिया बेगम का पारा 7वें आसमान पर था। वो चम्मच को फराज के भींचे हुए होंठों के करीब लाई और दांत पीस कर बोली, ओए चुप कर नालायक, ये कत्ल नहीं, ये दवाई है तेरी दवाई। तेरे बाप ने सुबह मंडी जाकर खुद जिबा करवाई है। पी ले वरना तेरी हड्डियां सुरमे की तरह पिस जाएंगी। दिमाग में खुश्की चढ़ गई है तेरे, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुंह खोल वरना मैं ये चम्मच हलक में उतार दूंगी। ये सारा हंगामा इस वक्त शुरू हुआ था जब आधा घंटा पहले रात के खाने पर फराज ने एक ऐसा बम फोड़ा था जिसने मिर्जा मंजिल की बुनियादें हिला कर रख दी थी। दस्तरख्वान पर मटन कढ़ाई अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर थी कि फराज ने बड़ी संजीदगी से ऐलान किया, अम्मी अब्बू, मैंने फैसला किया है कि मैं आज से वीगन हो गया हूं। पहले तो सरिया बेगम को लगा कि लड़के ने शायद कोई नई गाड़ी वैगनार खरीद ली है और वो खुशी से बोली, मुबारक हो बेटा, चलो अच्छा अब दफ्तर जाने में आसानी होगी तुम्हें। मगर जब फराज ने वजाहत की कि वैगन का मतलब गाड़ी नहीं बल्कि यह है कि उसने हर किस्म के जानवर की मसनूआत का बाइकआउट कर दिया है, वो अब गोश्त, अंडा, दूध, दही, मक्खन, पनीर और यहां तक कि शहद भी नहीं खाएगा, तो घर में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने चलती हुई महफिल में सांप छोड़ दिया हो। मिर्जा साहब के हाथ से नवाला छूट गया और सरिया की आंखों में आंसू ऐसे उमड़ आए जैसे सैलाब का रेला हो। वो सीने पर हाथ मारकर रूहानसी होकर बोली, हाय मैं लुट गई। अरे ये कौन सी बीमारी लग गई मेरे हीरे जैसे बेटे को। दूध नहीं पियोगे, दही नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे। अरे मैंने तुझे 9 महीने पेट में पाला, अपना खून पिलाया, देसी घी की चूड़ियां खिला खिला कर जवान किया, और अब तू भैंस का दूध पीने से इंकारी है। कल को तुम चल रहे होगे और तुम्हारी टांग कुड़क के टूट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। मिर्जा साहब, जो अब तक सदमे की कैफियत में थे, अचानक जलाल में आ गए। इन्होंने मेज पर मुक्का मारा और गरजदार आवाज में बोले, ये सब इन इंटरनेट के गोरों की साजिश है। हमारे नौजवानों को नामर्द बनाने का मंसूबा है। अरे हम मुगलों की औलाद हैं। हमारे बाप दादा नाश्ते में सिरी पाए खाते थे तो तलवारें चलाते थे और शेरों का शिकार करते थे, और तुम यहां बैठकर बकरियों वाली बातें कर रहे हो। क्या अब शेर को कहें कि वो गोश्त छोड़कर टींडे खाना शुरू कर दे। इंसान अशरफ मखलूकात है। ये जानवर अल्लाह ने हमारे लिए खाने के लिए ही तो बनाए हैं। फराज ने दलील देने की कोशिश की, अबू ये इखलाकी मसला है, जानवरों पर बहुत जुल्म होता है और शेर की मजबूरी है गोश्त खाना, हमारी नहीं। हमारे पास दालें हैं, सब्जियां हैं। इस पर छोटी बहन आलिया ने जल्दी पर तेल छिड़का, तो भाईजान अब क्या ईद कुर्बान पर आप बकरे के गले में हाथ डालकर इसके साथ सिर्फ सेल्फी लेंगे और इसे घास खिलाएंगे। इस ताने पर मिर्जा साहब का पैमाना सबर लबरेज हो गया और इन्होंने फैसला किया कि इस दिमागी फतूर का इलाज बातों से नहीं बल्कि अमल से होगा। इन्होंने सरिया बेगम को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर फ्रिज से बची हुई यखनी निकाली जाए और इस अंग्रेज के एजेंट के हालत में अंडेली जाए ताकि इसके दिमाग ठिकाने पर आए। और यूं डाइनिंग रूम कुश्ती का अखाड़ा बन गया। वापस मौजूदा मंजर की तरफ आते हैं, जहां फराज अपनी पूरी कुव्वत से मुंह बंद किए पड़ा था और सरिया बेगम इसकी नाक दबाने की कोशिश कर रही थी। अचानक फराज ने एक झटका मारा और यखनी का भरा हुआ चम्मच माँ की कीमती रेशमी सूट पर उलट गया। हाय मेरा सूट। सरिया चीखी और गिरफ्त ढीली पड़ गई। फराज मौका गिने जानकर उठ खड़ा हुआ और हाँपते हुए दीवार से जा लगा। इसके बाल बिखरे हुए थे और कमीज फट चुकी थी। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, आप लोग मेरी जान ले सकते हैं लेकिन मेरे असूल नहीं तोड़ सकते। मैं घास खा लूंगा लेकिन किसी जानवर की लाश नहीं खाऊंगा। इस ड्रामाई ऐलान के बाद उसने मेज पर पड़ी सलाद की प्लेट से एक खीरे का टुकड़ा उठाया और इसे ऐसे दांतों से कुचला जैसे वो खीरा नहीं बल्कि समाज की फरसुदा रुवायात हों। मिर्जा साहब ने मायूसी से सर हिलाया। सरिया बेगम, छोड़ दो इसे, इस पर किसी बदरूह का साया हो गया है। कल ही इसे गांव वाले बाबा जी के पास ले जाना पड़ेगा। फिलहाल इसे मरने दो भूखा।
जब रात को पेट में चूहे दौड़ेंगे तो खुद ही फ्रिज खोलकर नहारी पर टूट पड़ेगा। ये कहकर वो दोबारा कढ़ाई की तरफ मुतवज्जो हो गए और फराज फातिहाना अंदाज में मगर अंदर से भूख से नढाल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये इसकी वैगन जिंदगी का पहला और इंतहाई कठिन दिन था, जिसका आगाज ही इकताम में कत्ल से हुआ था। अगली सुबह जब मिर्जा मंजिल में सूरज तलु हुआ तो फराज अपने कमरे से बिल्कुल हशाश बशाश बरामद हुआ। उसके इरादे चिटान की तरह मजबूत थे, मगर डाइनिंग टेबल का मंजर इसके इस अज़म को पिघलाने के लिए काफी था। नाश्ते की मेज पर पराठों, मलाई वाली चाय और अंडों की खुशबू का राज था। सरिया बेगम फराज को देखते ही ऐसे तड़पी जैसे वो किसी जंग से गाजी बनकर लौटा हो। हालांकि फराज बिल्कुल ठीक था, मगर सरिया बेगम की देसी ममता ने फौरन तशखीस कर ली कि लड़के का खून खुश्क हो गया है। वो जज्बाती अंदाज में बोली, आ गया मेरा बच्चा। हाय अल्लाह, एक ही रात में चेहरा कैसा उतर गया है तेरा। आंखों के नीचे हल्के देखो जरा, रंगत पीली पड़ गई है। फराज ने हैरत से खुद को शीशे में देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि माँ की नज़र में वो आईसीयू का मरीज बन चुका था। मिर्जा साहब ने अखबार से नजरें हटाई और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोले, बेगम ये कमजोरी जिस्मानी नहीं दिमागी है। जब शेर घास खाना शुरू कर दे तो इसकी धाड़ भी मियाऊं बन जाती है। देखो कैसे डर डर के पराठों को देख रहा है। फराज ने चुपचाप कुर्सी खींची और डबल रोटी का पैकेट उठा लिया। वो अभी एक टोस्ट निकाल ही रहा था कि सरिया बेगम ने बिजली की सी तेजी से इसके हाथ से टोस्ट छीना और इस पर मक्खन की एक मोटी तह मल दी। फराज चीखा, अम्मी ये क्या है? मक्खन डेरी है, मैं नहीं खा सकता। सरिया बेगम ने बड़ी मासूमियत और ढटाई से जवाब दिया, ओए चुप कर, ये मक्खन थोड़ी है, ये तो सफेद मक्खन है, दुकान वाला पीला मक्खन नहीं है। इसमें चिकनाई नहीं होती, ये तो हड्डियों को तर रखने के लिए है बेटा, खा ले, कुछ नहीं होता। फराज ने सर पकड़ लिया, अम्मी सफेद हो या पीला, ये बनता तो दूध से ही है ना। इसने टिश्यू से मक्खन साफ करना शुरू किया तो हामिद ने लुकमा दिया, भाई टिश्यू मत जाया करें, दरख्त कटते हैं। अब तो आप माहौल दोस्त हैं ना। आलिया हंस पड़ी, भाईजान आप ऐसा करें, हवा खा लिया करें, वो भी ऑर्गेनिक है। फराज ने कड़वी कॉफी के साथ सूखा टोस्ट हलक से उतारा और दफ्तर चला गया। दोपहर को सरिया बेगम ने किचन में हंगामी हालत नाफिज कर दी। इनका मिशन था कि आज फराज के पेट में कुछ ताकतवर चीज डालनी है, चाहे धोखे से ही क्यों ना हो। इन्होंने फैसला किया कि दाल बनेगी, मगर सरिया बेगम की नज़र में सादा दाल पकाना ऐसे ही था जैसे किसी पहलवान को दलिया खिलाना। इनका पुख्ता यकीन था कि जिस हंडिया के ऊपर घी ना तैर रहा हो वो खाना नहीं बल्कि मरीजों की यखनी होती है। इन्होंने दिल ही दिल में सोचा, हाय मेरा शेर जैसा बच्चा, क्या अब वो हॉस्पिटल के मरीजों की तरह फीकी दाल खाएगा? नहीं नहीं, जुबान को भी तो कुछ जायका चाहिए, रूह तो चटखारा मांगती है ना। और फिर इन्होंने इधर उधर देखकर दाल की देगची में चुपके से 2 अदद चिकन क्यूब्स डाल दिए और ऊपर से देसी घी का बघार लगा दिया। दिल में सोचा कि पता थोड़ी चलेगा, जायका भी आ जाएगा और मेरा बेटा भी खुश। दोपहर को जब फराज घर वापस आया तो इसे शदीद भूख लग रही थी। दाल की खुशबू ने उसके हवास मुअत्तल कर दिए। वो किचन में गया। वाह अम्मी, आज तो दाल की खुशबू बड़ी जबरदस्त है। सरिया बेगम ने फौरन कसम खाई, हाँ बेटा, तेरे लिए बिल्कुल सादा बनाई है, ना गोश्त ना हड्डी, बस तेरी माँ की मोहब्बत है। फराज दस्तरख्वान पर बैठा और पहला नवाला मुंह में डाला। जायका इतना शानदार और मानूस था कि इसका माथा ठनका। इसकी जुबान जो बरसों से चिकन पाउडर की आदी थी फौरन पहचान गई। इसने मशकूक नजरों से अम्मी को देखा। अम्मी ये जायका, ये सादा दाल का तो नहीं लग रहा, ये चिकन जैसा क्यों है? सरिया बेगम का दिल धक से रह गया, मगर वो पक्की खिलाड़ी थी। बोली, अरे बेटा ये भुना हुआ जीरा और काली मिर्च है, तेरा वहम है, चुपचाप खा ले। फराज कश्मकश में था कि खाए या छोड़े। तभी दादी अम्मा अपनी छड़ी टेकती हुई आईं और फराज को खाते देखकर खुशी से बोली, शुक्र है मौला, लड़के को अकल आई। नहीं सरिया, मैं कब से कह रही हूं कि दाल में वो बची हुई यखनी डाल दे या वो मुर्गी वाला मसाला ही डाल दे। देख कितने शौक से खा रहा है, रंग देखो जरा दाल का कैसा निखर आया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फराज के मुंह से नवाला प्लेट में गिर गया। उसने सदमे से अम्मी को देखा। सरिया बेगम ने घबराकर दादी को आंख मारी, मगर तीर कमान से निकल चुका था। फराज खड़ा हो गया। अम्मी, आपने मुझे चिकन क्यों खिला दी? आपको मेरी भूख की फिक्र है लेकिन मेरे असूलों की नहीं। सरिया बेगम ने अब दिफा के बजाय हमला किया। तो क्या हुआ, एक टिकिया ही तो थी, कौन सा पूरी मुर्गी तेरे मुंह में ठूंस दी थी? अरे वो तो पाउडर होता है, इसमें जान थोड़ी होती है। ना इसकी आंखें थी ना टांगे, बस जायका था। इतना ड्रामा क्यों कर रहा है?
इसी दौरान दरवाजा खुला और हामिद एक डब्बा लहराता हुआ दाखिल हुआ। लो भाईजान, आपका शाही मशरूब आ गया, बादाम का दूध, पूरे 1500 रुपए का 1 लीटर। दुकानदार पूछ रहा था कि ये दूध पीना है या इससे मुंह धोना है। मिर्जा साहब ने जो अभी कमरे में दाखिल हुए थे कीमत सुनी तो सर पकड़ कर बैठ गए। 1500 रुपए? ओए अकल के अंदर, 1500 में पूरे 3 किलो मुर्गी आती है और तुम बादामों का पानी पी रहे हो। अरे इससे बेहतर था नलके का पानी पी लेते। ये तो पैसे को आग लगाने वाली बात है। फराज ने गुस्से से हामिद से डब्बा छीना। इसे घर वालों की चाहलत और अम्मी की चालाकी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो भूखा ही अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे से मिर्जा साहब की आवाज आई, जाओ जाओ, शौक पूरे कर लो। 2 दिन बाद जब पेट में मरोड़ उठेंगे तो खुद कहोगे अब्बा जी पाए ले आए। ये बादामों का पानी इन अंग्रेजों के लिए है जिनके पास भैंसें नहीं होती। तीसरा दिन फराज के लिए सबसे कठिन आजमाइश का दिन था, क्योंकि आज मिर्जा साहब के कजन की बेटी की शादी थी और पूरा खानदान रॉयल पैलेस मैरिज हॉल जाने के लिए तैयार था। ये वो जगह थी जहां लाहौरियों का ईमान सिर्फ और सिर्फ खाने पर होता है और जहां इज्जत का म्यार यह होता है कि प्लेट में कितनी बोटियां हैं। घर से निकलते वक्त मिर्जा साहब ने फराज को तलबिया कर दी थी, देखो बरखुरदार, वहां मेरी नाक मत कटवाना। खानदान वाले वैसे ही मौका ढूंढते हैं बातें बनाने का। अगर किसी ने पूछा कि गोश्त क्यों नहीं खा रहे तो कह देना पेट खराब है। ये मत शुरू हो जाना कि मैं जानवरों का मसीहा हूं। फराज ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर इसके दिल में खौफ बैठ गया था। हाल में दाखिल होते ही फजा में मटन कोरमा, चिकन स्टीम रोस्ट और कश्मीरी चाय की मिलीजुली खुशबू ने फराज के नथनों पर हमला कर दिया। यह खुशबू किसी भी आम इंसान को मदहोश करने के लिए काफी थी, मगर फराज ने अपनी सांसें रोककर खुद को संभाला। डिनर खुलते ही एक तूफान बदतमीजी बरपा हो गया। लोग खाने पर ऐसे टूटे जैसे कहत ज़दा इलाके में राशन बंट रहा हो। हामिद और मिर्जा साहब ने अपनी प्लेटों में बिरयानी के पहाड़ खड़े कर लिए, जिनके ऊपर सीख कबाबों के मीनार थे। जबकि फराज बफे के गिर्द चक्कर लगा रहा था। उसने मिक्स सब्जी का ढक्कन उठाया तो उसमें भी चिकन के रेशे तैर रहे थे। उसने मायूसी से चावल देखे, मगर वो भी यखनी पुलाव था। आखिरकार थक हार कर वह सलाद बार पर रुक गया, जहां मुरझाए हुए खीरे, पिचके हुए टमाटर और प्याज के लच्छे पड़े थे, जो दरअसल खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सजावट के लिए रखे गए थे। फराज ने अपनी प्लेट में 4 खीरे, 2 मूली के टुकड़े और थोड़े से प्याज डाले और कोने में जाकर बैठ गया। अभी उसने पहला खीरा मुंह में ही डाला था कि खानदान की सबसे जहरीली फुप्पो, निगत फुप्पो, अपनी प्लेट में मछली का टुकड़ा संभालते हुए इसके सर पर आन पहुंची। अरे फराज बेटा, ये क्या, प्लेट खाली क्यों है? और ये क्या बकरियों की तरह कच्ची सब्जियां चबा रहे हो? खैरियत तो है? कहीं नौकरी तो नहीं छूट गई? फुप्पो की आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास के 10 लोग मुतवज्जा हो गए। फराज ने फौरन कहा, नहीं फुप्पो, बस मैं आजकल डाइट पर हूं, वीगन बन गया हूं। फुप्पो ने एक जोरदार कहका लगाया। वीगन? हाय अल्लाह, भाई साहब सुने जरा, आपका लड़का तो वलायती हो गया है। अरे बेटा, शादियों का खाना तो शिफा होता है, इसे छोड़ना तो गुनाह है। और देखो जरा अपनी हालत, रंग काला पड़ गया है, गाल पिचक गए हैं। मुझे तो लगता है इस पर किसी ने साया कर दिया है, या शायद लड़की वालों ने कुछ खिला दिया है ताकि ये घर का खाना छोड़ दे। मिर्जा साहब जो वहीं से गुजर रहे थे शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। इन्होंने जल्दी से बात संभाली। नहीं नहीं आपा, बस जरा मैदा टाइट है इसका, डॉक्टर ने परहेज बताया है। लेकिन बात कहाँ रुकने वाली थी। मामू रशीद, जिनका अपना वजन 150 किलो था, मुंह में रोस्ट की हड्डी चबाते हुए बोले, ओए फराज, मर्द बन मर्द, शेर को कभी घास खाते देखा है तूने? ये सब कमजोर लोगों के बहाने हैं। देखो मेरी सेहत, माशाल्लाह सब खाता हूँ और हजम करता हूँ। ये सलाद वलाद लड़कियों के नखरे हैं। फराज को जमीन फटती हुई महसूस हुई। एक वेटर वहां से गुजरा तो फराज ने आखिरी उम्मीद के तौर पर इसे रोका। भाई, कोई ऐसी डिश है जिसमें गोश्त, दूध या मक्खन ना हो? वेटर ने फराज को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो गलती से मैरिज हॉल के बजाय हॉस्पिटल आ गया हो, और फिर मासूमियत से बोला, सर रशियन सैलेड है ना, बहुत जबरदस्त है, क्रीम और मायोनीज से भरा हुआ। फराज ने सर पकड़ लिया। भाई, क्रीम ही तो नहीं खानी। वेटर ने कंधे उचकाए। तो फिर सर आप पानी पी लें, वही एक चीज है जिसमें घी नहीं डाला हमने। हामिद और आलिया दूर करे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे और मोबाइल पर फराज की वीडियो बना रहे थे, जिसका कैप्शन था, मेरा भाई बना बकरा। सबसे जिल्लतअमेज़ लम्हा तब आया जब दूल्हे के वालिद ने माइक पर ऐलान किया, खाना वाफिर है, सब लोग पेट भर कर खाएं, कोई शर्म ना करे। और एंड इसी वक्त फराज अपनी प्लेट में रखे आखिरी खीरों को हसरत से देख रहा था, जबकि इसके मैदे में भूख के मारे मरोड़ उठ रहे थे। वापसी पर गाड़ी में मिर्जा साहब का पारा हाई था। तुमने आज मेरी नाक कटवा दी। पूरा खानदान बातें कर रहा है कि मिर्जा कंजूस हो गया है, लड़के को खाना नहीं देता। अरे वो रशीद मामू कह रहे थे कि लड़के का दिमागी तवाज़ुन चेक करवाओ, जो कोरमा छोड़कर मूली खा रहा है।
सरिया बेगम ने पीछे से लुकमा दिया। मैं ना कहती थी ये लड़का हाथ से निकल गया है, अब कल को ये ईद पर कहेगा कि कोई कुर्बानी का गोश्त मत बांटो। फराज ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि वेगन होना सिर्फ खुराक बदलना नहीं बल्कि समाज से जंग लड़ना है, और फिलहाल वो ये जंग बुरी तरह हार रहा था, क्योंकि इसी वक्त इसकी जेब में छुपाया हुआ रोस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा इसे शिद्दत से अपनी तरफ बुला रहा था, जो उसने चुपके से रूमाल में बांध लिया था। लेकिन उसने अपने अना की खातिर इसे गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया और पेंट पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। ये रात इसकी जिंदगी की तवील तरीन और भूख से भरपूर रातों में से एक थी। शादी की तबाहकुन रात के बाद अगली सुबह मिर्जा मंजिल में एक हंगामी पंचायत बैठ गई, जिसकी सदारत दादी अम्मा कर रही थी, क्योंकि इनका मानना था कि मामला अब डॉक्टरों और वालदान के हाथ से निकल चुका है और अब सिर्फ बुजुर्गों के टोटके ही फराज को बचा सकते हैं। दादी अम्मा अपनी चारपाई पर तकिया लगाए बैठी थी और इनके सामने फराज को ऐसे बिठाया गया था जैसे किसी मुजरम की पेशी हो। दादी ने अपनी मोटी ऐनक नाक पर टिकाई और फराज की कलाई पकड़कर नब्ज टटोलने लगी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। सरिया बेगम और मिर्जा साहब सांस रोके दादी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। दादी ने माथे पर तेवरियां चढ़ाई, कभी सर हिलाया और कभी अफसोस से चिक चिक की आवाज निकाली। फराज ने बेजार होकर कहा, दादी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस आप लोग मुझे घास खाने दें। दादी ने फौरन इसे डांट दिया, चुप कर जा नालायक, तुझे क्या पता अंदर मशीनरी कैसे चलती है, नब्ज तो तेरी डूब रही है, खून में रुवानी ही नहीं है। फिर इन्होंने हाथ छोड़कर फैसलाकुन अंदाज में मिर्जा साहब की तरफ देखा और ऐलान किया, बशीर, लड़के को कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई साया है। मसला साफ जाहिर है, इसके दिमाग में खुश्की चढ़ गई है, तरी की कमी हो गई है। सरिया बेगम ने हैरत से पूछा, खुश्की? लेकिन अम्मा ये तो सर में तेल लगाता है। दादी ने हकारत से बहू को देखा, अरे ओ अकल की अंधी, ये बालों वाली खुश्की नहीं, ये अंदरूनी खुश्की है। जब इंसान के पेट में चिकनाई नहीं जाती तो इसका दिमाग सूख कर सुकड़ जाता है, इसीलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि मैं जानवर नहीं खाऊंगा। ये सब दिमाग के खुश्क होने की निशानी है। अब इसका इलाज बातों से नहीं तरी से होगा। फराज ने सर पकड़ लिया। दादी साइंस कहती है कि ज्यादा चिकनाई से दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं। दादी ने लाठी फर्श पे मारी, ओए अपनी साइंस अपने पास रख। तेरे दादा मरहूम रोजाना सुबह नहार मुंह आधा पाव देसी घी पीकर कुश्ती लड़ते थे। 90 साल की उम्र तक इनका दिल घोड़े की तरह धड़कता था, और तू 21 साल की उम्र में सूख के काटा हो गया है। इसके बाद दादी ने सरिया बेगम को हुक्म सादर किया, बहू अभी जा और कसाई से कह कि ताजा बकरे का मगज मंगवा और इसे देसी घी में अच्छी तरह भूनकर इस नालायक को खिला। लोहा लोहे को काटता है और मगज ही मगज को ठीक करेगा। जब चिकनाई दिमाग तक पहुंचेगी तो इसकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। फराज उछल पड़ा, क्या मगज? दादी मैं वीगन हूं, मैं जानवरों का भेजा नहीं खा सकता, ये तो बिल्कुल ही इंतहा है। दादी ने इसे प्यार से समझाया जैसे किसी पागल बच्चे को समझाते हैं, बेटा जिद नहीं करते, मगज कोई गोश्त थोड़ी होता है, ये तो बादाम की तरह होता है, सफेद सफेद और नरम जैसे हलवा हो। ये तो दवाई है, इसे खाएगा तो तेरा अपना दिमाग तेज होगा और तू इन जानवरों के हकूक को बेहतर समझ सकेगा। कमजोर दिमाग से तो इंकलाब नहीं आते ना। घर वालों ने दादी की मंतक पर सुबहान अल्लाह कहा। मिर्जा साहब भी खुश हो गए कि चलो गोश्त नहीं तो मगज ही सही, कुछ तो पेट में जाएगा। दोपहर को घर में मगज मसाला की ऐसी खुशबू फैली कि हामिद के मुंह में पानी आ गया। सरिया बेगम एक बड़ी प्लेट में मगज फ्राई लेकर आई जो घी में तैर रहा था और इस पर अदरक और हरी मिर्चों की सजावट थी। इन्होंने प्लेट फराज के सामने रखी। ले बेटा, दादी का हुक्म है, अब तू मना मत करना, ये तो गोश्त है ही नहीं, ये तो बिल्कुल पनीर जैसा लगता है, आंखें बंद करके खा ले। फराज ने प्लेट को देखा और इसे उबकाई आने लगी। उसने सोचा कि घर वाले इसे वेगनिज्म से हटाने के लिए अब इसके सामने जानवरों के अज़ा लाकर रख रहे हैं। उसने सख्ती से इनकार कर दिया, अम्मी ये एक जानवर का दिमाग है, मैं ये हरगिज नहीं खाऊंगा, चाहे मेरा दिमाग सूखकर छुआरा ही क्यों ना बन जाए। दादी ने यह सुना तो जज्बाती हो गई। देख बेटा, मैं कब्र में पांव लटकाए बैठी हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर दोनों वाले खा ले। क्या तू चाहता है मैं मरते वक्त ये सोचूं कि मेरा पोता कमजोरी से मर गया? ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग का हाई लेवल था। फराज फंस गया। एक तरफ इसके असूल थे और दूसरी तरफ दादी की मरती हुई ख्वाहिश। उसने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की। दादी मैं बादाम खा लेता हूँ, इसमें भी तो तेल होता है ना। दादी ने जिद पकड़ी, नहीं, बादामों का तेल और बकरे का तेल अलग होता है। बादामों वाला तेल घुटनों में जाता है और बकरे वाला सीधा दिमाग में। तू चुपचाप खा ले। हामिद ने मौके का फायदा उठाते हुए चमच पड़ा और बोला, दादी अगर भाई नहीं खा रहा तो मैं खा लूं, मेरा दिमाग भी थोड़ा कमजोर लग रहा है आजकल। मिर्जा साहब ने इसे घूरा। खबरदार, ये दुआई है सिर्फ मरीज के लिए,
आखिरकार दादी ने फैसला किया कि अगर ये सीधी तरह नहीं खाएगा तो इसे टोटके के जरिए खिलाया जाएगा। इन्होंने सरिया बेगम को इशारा किया कि रात को इसके बादाम वाले दूध में चुपके से 2 चम्मच पिघला हुआ देसी घी मिलाया जाए, पता भी नहीं चलेगा और चिकनाई अंदर चली जाएगी। फराज वहां से जान छुड़ाकर भागा। इसे एहसास हो गया था कि अब मामला सिर्फ खाने का नहीं रहा, बल्कि अब इसके खिलाफ बाकायदा मेडिकल साजिशें शुरू हो गई। और दादी की ये खुशकी वाली थ्योरी इसे आने वाले दिनों में मजीद किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी, क्योंकि इसे किचन से दादी की आवाज आ रही थी, कल इसके लिए पाई की यखनी बनाना, वो हड्डियों का गूदा होता है, गोश्त थोड़ी होता है। एक हफ्ता गुजर चुका था और मिर्जा मंजिल में जारी वैगन जहाज अब अपने सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां फराज की हालत इस कैदी जैसी हो गई थी जिसे टॉर्चर सेल में रखा गया हो। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ टॉर्चर बिजली की झटके नहीं, बल्कि किचन से आती हुई दमपुख्त और तिक्का बोटी की खुशबुएं थी। फराज का वजन 3 किलोग्राम गिर चुका था और इसका चेहरा इस कदर पीला हो गया था कि मोहल्ले की दुकान वाले ने इसे यरकान का मरीज समझकर मुफ्त में गन्ने का रस पेश कर दिया था। मगर असल अजाब रात को शुरू होता था जब फराज की आंख लगती तो ख्वाबों में इसे हसीन लड़कियों के बजाय लचकदार नान और शोरबे में तैरती हुई नलियां नजर आती। वो ख्वाब में देखता कि एक बड़ा सा बकरा इसे कह रहा है, खा ले मुझे फराज, मैं तेरी खातिर कुर्बान होने को तैयार हूं। और वो बड़बड़ा कर उठ बैठता। इसके मैदे में भूख के चूहे अब कबड्डी खेलने लगे थे। कॉलेज और दफ्तर में दोस्तों के लंच बॉक्सेस से उठती हुई बिरयानी की महक इसे पागल कर रही थी। इसकी कुव्वत मुदाफत जवाब दे रही थी और इसका वेगन ईमान डगमगा रहा था। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो अपनी जुबान को मजीद सजा नहीं देगा और कुछ ऐसा पकाएगा जो वेगन भी हो और इसका जायका गोश्त जैसा भी हो। उसने इंटरनेट का सहारा लिया और यूट्यूब पर वेगन निहारी रिसाइप सर्च किया। वहां एक खुश शक्ल खातून दावा कर रही थी कि लौकी और मशरूम से बनाए बिल्कुल बाजार जैसी निहारी गोश्त को भूल जाएंगे। फराज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और उसने सोचा कि यही वो मुआजिजा है जिसकी इसे तलाश थी। दोपहर को जब घर वाले सो रहे थे, फराज चोरों की तरह किचन में घुसा और ऑपरेशन निहारी शुरू किया। उसने देगची में तेल गर्म किया, ढेर सारा अदरक लहसुन डाला और निहारी मसाला भूनना शुरू किया। खुशबू तो बिल्कुल असली निहारी जैसी उठी जिससे इसके मुंह में पानी भर आया। फिर उसने खातून की हदायत के मुताबिक इसमें गोश्त के बजाय बड़े बड़े कटे हुए लौकी के टुकड़े और उबले हुए मशरूम डाल दिया और शोरबे को गाढ़ा करने के लिए ढेर सा आटा घोल कर डाल दिया। इसे लग रहा था कि वो कोई शाहकार तख्लीक कर रहा है। आधे घंटे बाद वेगन निहारी तैयार थी। शक्ल में वो बिल्कुल असली निहारी लग रही थी, गाढ़ा शोरा शोरबा और इसमें तैरती हुई टुकड़े। फराज ने कांपते हाथों से एक डोंगा भरा, ऊपर हरा धनिया, अदरक और नींबू छिड़का और एक नान गरम करके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने पहला नवाला तोड़कर शोरबे में डुबोया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही नवाला मुंह में गया, एक सेकंड के लिए तो मसालों ने धोखा दिया, मगर अगले ही लम्हे हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो नहारी नहीं थी, वो आटे का गर्म शरबत था जिसमें उबले हुए कद्दू तैर रहे थे। जायका इतना भयानक और बेरूह था कि फराज का दिल चाहा कि वो अपना सर मेज पर मारते। कहाँ वो लेसदार निहारी जो उंगलियों के साथ चिपक जाती है और कहाँ ये फीकी सब्जी जो हलक से नीचे उतरने से इनकारी थी। वो जबरदस्ती दूसरा नवाला मुंह में डालने ही वाला था कि सरिया बेगम जो खुशबू सूंघ कर बेदार हो गई थी, किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई। उन्होंने डोंगों में झांका और फिर फराज की शक्ल देखी। ये क्या है? खुशबू तो निहारी की आ रही थी, मगर ये अंदर क्या तैर रहा है बेटा? टिंडे? फराज ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा, अम्मी ये वेगन निहारी है, लौकी से बनाई है, बिल्कुल गोश्त जैसा जायका है, आप भी चखें। सरिया बेगम ने उंगली से शोरबा चाटा और फौरन थूक दिया। तोबा तोबा तोबा, खुदा का खौफ कर, निहारी के नाम पर कलंक है ये। अरे इससे अच्छा था तू गर्म पानी में मिर्चे डालकर पी लेता। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने नाले के पानी में सब्जियां उबाल दी हों। इसी दौरान मिर्जा साहब भी आ गए। उन्होंने वो शाहकार देखा और कहका लगाया, वाह भाई वाह, लौकी की निहारी, कल को ये करेलों का पाया बनाएगा और परसों भिंडी का कोरमा। ओए बेगम, इसका दिमाग वाकई चल गया है। भूख ने इसे नफसियाती मरीज बना दिया है जो सब्जियों में गोश्त तलाश कर रहा है। फराज की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने वो डोंगा उठाया और किचन के संग में अंडेल दिया। उसने वो डोंगा उठाया और किचन के सिंक में अंडेल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो भूख और जिल्लत के मिले जुले तासरात थे। इस तजर्बे ने इसे ये तो बता दिया था कि इंटरनेट की रेसिपीज झूठ बोल सकती हैं, मगर इंसान की जुबान झूठ नहीं बोलती। वो अपने कमरे में वापस गया और बिस्तर पर गिर गया। अब इसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो भूख से मर जाए या फिर अपनी अना को मारकर इस फ्रिज का रुख करे जहां कल रात की बची हुई असली ओरिजिनल चिकनाई से भरपूर
बीफ निहारी रखी थी। और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, फराज का जमीर कमज़ोर और इसके पेट के चूहे ताकतवर होते जा रहे थे। इसे महसूस हो रहा था कि आज रात कोई बड़ा हादसा होने वाला है। लाहौर की सर्द रात के 3 बज रहे थे और मिर्जा मंजिल पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय फराज के कमरे के, जहां इसके पेट में होने वाली कवाली ने इसे सोने नहीं दिया था। ये इसकी जिंदगी की सबसे तवील और अजियतनाक रात थी। उसका वेगनिज्म अब दम तोड़ रहा था। पिछले 1 हफ्ते की फाका कशी, टींडे और लौकी के तजर्बात और दादी की खुशकी वाली थ्योरी ने मिलकर इसके दिमाग में वो कीमियाई तब्दीलियां करती थी कि अब इसे अपने कमरे का हर फर्नीचर रोस्ट और हर तकिया नान नजर आ रहा था। इसकी कुव्वत मुदाफत ने आखिरकार सफ़ेद झंडा लहरा दिया और इसके अंदर छुपे हुए दरिंदे ने कंट्रोल संभाल लिया। वो बिस्तर से ऐसे उठा जैसे कोई नशेई अपनी डोज तलाश करने के लिए उठता है, और दबे पांव कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में चलते हुए इसे अपने ही कदमों की आवाज़ हथौड़ों की तरह लग रही थी। इसका हदफ किचन था और मंजिल वो फ्रिज थी जिसमें कल रात की बची हुई बीफ निहारी अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मौजूद थी। किचन में पहुंचकर इसने कांपते हाथों से फ्रिज का दरवाज़ा खोला। पीली रोशनी में सामने ही वो मुकद्दस डोंगा रखा था। फराज ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जो शायद इसे आखिरी वार्निंग दे रही थी। मगर अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। उसने डोंगा बाहर निकाला। निहारी के ऊपर जमी हुई तरी की तय इससे दुनिया का हसीन तरीन मंजर लगी। उसने सोचा, सिर्फ 1 चम्मच शोरबा चखूंगा ताकि जुबान का जायका ठीक हो जाए, बोटी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने चम्मच शोरबे में डुबोया और मुंह में डाला। हो खुदाया, वो जायका, वो मसाले, वो हड्डियों का गूदा, इसके दिमाग में जैसे पटाखे फट गए। 1 हफ्ते की महरूमी ने इस नवाले को जन्नत का खाना बना दिया था। उसका सिर्फ शोरबा वाला ओहद अगले ही सेकंड में टूट गया जब इसका हाथ खुद ब खुद एक बड़ी सी नरम और लचकदार बोटी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बोटी उसके मुंह में खुली, उसका वेगनिज्म, जानवरों के हकूक और मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के तमाम नारे निहारी के शोरबे में गड़क हो गए। अब वो इंसान नहीं रहा था, वो एक मशीन बन चुका था। वो ठंडी निहारी ही नान के बचे हुए टुकड़ों के साथ ऐसे खा रहा था जैसे इसे सदियों बाद खाना नसीब हुआ हो। उंगलियां लुथर गई थीं और मुंह पर शोरबा लगा हुआ था। वो पूरी तरह गुनाह में डूब चुका था कि अचानक क्लिक की आवाज़ आई और किचन की तेज रोशनी जल उठी। फराज के हाथ वहीं जम गए। उसके मुंह में नवाला और हाथ में हड्डी थी। दरवाजे पर सरिया बेगम खड़ी थी, हाथ में तस्वीर और चेहरे पर एक ऐसी पुरसकून और फातिहाना मुस्कुराहट थी जैसे शिकारी ने शेर को जाल में फंसाते हुए देख लिया हो। फराज की हालत ऐसी थी जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। उसने जल्दी से हड्डी पीछे छुपाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सरिया बेगम ने बड़े प्यार से बगैर किसी ताने के कहा, खा ले बेटा खा ले, शर्मा क्यों रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था खून पुकारता है, मुगलों की औलाद है तू, घास पर कैसे जिंदा रह सकता था? मैं जाग रही थी, मुझे पता था आज रात मेरा शेर वापस आएगा। फराज ने बामुश्किल नवाला निगला। शर्मिंदगी तो बहुत थी, मगर निहारी का स्वाद इससे ज्यादा था। उसने ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा, जो कि अब इसके पास वाहिद रास्ता था। कहा, नहीं अम्मी, मैं वो बात नहीं। दरअसल मुझे शक था गोश्त सही तरह गला या नहीं। मैं तो बस क्वालिटी चेक कर रहा था ताकि कल मेहमानों को कोई शिकायत ना हो। सरिया बेगम हंस पड़ी। हाँ हाँ, पूरा डोंगा चेक कर ले, तसल्ली हो जाएगी। मैं नान गर्म कर दूं बेटा? उसी वक्त मिर्ज़ा साहब भी आंखें मलते हुए आ गए और मंजर देखकर नारा लगाया, लो जी, घर का भेदी लंका ढाए। मैं ना कहता था ये ड्रामा 2-4 दिन का है। आखिरकार शेर घाट पर आ ही गया। हामिद ने भी पीछे से झांका और मोबाइल निकाल लिया। वीडियो बन गई, वैगन भाई की वापसी। ये तो वायरल हो गई। फराज ने अब हार मान ली थी और उसने गहरा सांस लिया और निहारी का एक और बड़ा नवाला मुंह में डालते हुए सोचा कि इज्जत तो गई, अब कम से कम पेट तो भर लूं। और यूं उस रात मिर्जा मंजिल के किचन में एक नया माहिदा तय पाया, जिसे मुनाफकत का कुलिया कहा जा सकता था। फराज ने ऐलान किया कि वो फुल टाइम वेगन के बजाय फ्लेक्सी टेरन बन जाएगा, जिसका सादा अल्फाज में मतलब घर वालों ने यह निकाला कि दुनिया के सामने वेगन और घर में जो भी पका हो वो चलेगा। अगली सुबह नाश्ते के मेज़ पर फराज के सामने अंडे और पराठे रखे थे और वो बड़ी रुकबत से खा रहा था। सरिया बेगम ने बड़े मान से दादी को बताया, अम्मा तेरे टोटके ने काम कर दिया, मग्ज की गर्मी दिमाग को चढ़ गई और अकल ठिकाने आ गई। फराज ने मुस्कुराकर पराठे का नवाला लिया और दिल में सोचा कि असूल अपनी जगह, मगर अम्मी के हाथ के पराठे और निहारी का कोई मुतबादिल पूरी कायनात में नहीं है। ये कहानी इस सबक पर ख़त्म हुई कि देसी बंदा कभी भी मुकम्मल वेगन नहीं हो सकता।
वो सिर्फ खाने के लिए वक्फे के दौरान वेगन होता है।